मेरा नाम अविनाश है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूं। मेरा पूरा परिवार असल में बिहार के एक बहुत अंदरूनी गांव से आता है, लेकिन मेरा परिवार 80 साल पहले माइग्रेट होकर दिल्ली आ गया था। मेरे या मेरे पिता में से कभी कोई गांव नहीं गया था। पर 5 साल पहले 2015 में जब बहुत कोशिशों के बाद मेरी बीवी राजश्री प्रेग्नेंट हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि हमें राजश्री की अच्छी सेहत के लिए उसे शुद्ध वातावरण में ले जाना चाहिए। हम सब ने सोचा कि हमारे गांव से शुद्ध वातावरण तो हमें कहीं नहीं मिलेगा, तो हमने अपने बिहार वाले गांव में जाने का फैसला किया। पर हमें नहीं पता था कि हमारा यह फैसला हमारी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देगा। बहुत लंबे सफर के बाद हम रात को गांव पहुंचे। उस चांदनी रात में गांव बहुत सुंदर लग रहा था। वहां एकदम शांति थी। गांव पहुंचकर राजश्री की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पर उसे नहीं पता था कि ये खुशी बस कुछ ही घंटों की थी। 2 साल पहले हुई मां की मौत के बाद पिताजी भी पहली बार घर से बाहर निकले थे। मैंने गांव का घर खोला और राजश्री और पिताजी को घर के अंदर कमरे में बिठाया। मैं जैसे ही सामान लेकर कमरे में वापस आया तो मैंने देखा कि पापा सोफे पर बेहोश पड़े थे और उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक पापा को क्या हो गया है। राजश्री ने मुझे जल्दी से पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने को कहा। हॉस्पिटल गांव से दूर शहर में था और मैं उस हालत में राजश्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पर राजश्री की हालत ज्यादा ट्रैवल करने लायक भी नहीं थी। राजश्री ने मुझे हिम्मत दिखाई और पापा के साथ जाने को कहा। मैं पापा को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल चला गया। पापा पूरी रात हॉस्पिटल में ही भर्ती थे। दरअसल बीपी लो होने के कारण वो बेहोश हो गए थे और डॉक्टर ने उनको ग्लूकोज चढ़ाकर घर ले जाकर आराम करवाने को कहा। मैंने राजश्री को रात भर फोन करने की कोशिश की, पर उसने फोन ही नहीं उठाया। मैं अगली दोपहर पापा को लेकर जब घर गया तो जो मैंने देखा वो बेहद ही अजीब और डरावना था। मैंने देखा कि राजश्री कमरे के कोने में खड़ी है और दीवार की तरफ मुंह कर अपने नाखूनों से दीवार को नोच रही है। ये देखते ही मैं अंदर से कांप गया। जैसे ही मैंने उसे आवाज दी, उसने दीवार खुरेदना बंद कर दिया और वो मेरी तरफ मुड़कर पापा के बारे में पूछने लगी, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं डरते हुए धीरे से उसकी ओर बढ़ा। मुझे लगा कि शायद ये सब स्ट्रेस का नतीजा है, तो मैं राजश्री को कमरे तक लेकर गया और उसे वहां सुला दिया। मैंने डॉक्टर को फोन करके उसको सब बताया, तो उसने भी राजश्री की हरकतों को थकान और स्ट्रेस बताकर राजश्री का खास ध्यान रखने को कहा। अगले 2 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात अचानक से मेरी नींद खुली। राजश्री बेडरूम में नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसे ढूंढते ढूंढते जब मैं आंगन में पहुंचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि राजश्री छत के कोने की तरफ उल्टी चल रही थी। वो साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। मैं बहुत बुरी तरह डर गया, क्योंकि एक गलत कदम और राजश्री छत से सीधा नीचे गिर सकती थी। मैं भागकर छत पर गया और राजश्री को चिल्लाकर बुलाने की कोशिश की, पर उसको कई बार बुलाने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसे कोई होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो काफी डरी हुई थी और रोते हुए एक ही चीज कहे जा रही थी, वो मुझे और हमारे बच्चे दोनों को लेने आई है। उसकी ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं समझ गया था कि ये थकान नहीं, बल्कि किसी बुरे साए की वजह से हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और देखते ही देखते राजश्री का शरीर अब तपने लगा था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने आधी रात में ही गांव के सबसे बड़े पंडित को घर बुलवा लिया। मैंने राजश्री को बिस्तर पर लेटाया और पंडित जी का इंतजार करने लगा। उनके आने पर मैं उन्हें लेने बाहर गया
और जब हम लोग कमरे में वापस आए तो राजश्री अपने बेड पर नहीं थी। हम फिर से पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर वो कहीं नहीं दिखी। मैं बेडरूम में वापस आया तो मेरी नजर हमारे कमरे की अलमारी के ऊपर गई और मेरा दिल दहल उठा। राजश्री अपने घुटने सर में दिए उसी अलमारी के ऊपर बैठी थी। उसे देखते ही पंडित जी भी बहुत चक्के रह गए और उन्होंने मुझे उस कमरे से निकल जाने को कहा। मैं राजश्री को अकेला नहीं छोड़ सकता था, लेकिन पंडित जी की बात भी नहीं टाल सकता था। मैं कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, वैसे ही ऊपर बैठी राजश्री ने अपना सर उठाया। राजश्री की आंखें काली पड़ चुकी थीं और वो एक डरावनी सी हंसी हंस रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी था। इससे पहले कि कोई कुछ करता, राजश्री ने उस चाकू को अपने ही पेट पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। चाकू मारते हुए वो बस हंसती जा रही थी। कुछ ही पलों में राजश्री बेहोश होकर अलमारी से नीचे गिर गई। मैं ये सब देखकर सुन पड़ गया था और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। पंडित जी ने मुझे राजश्री से दूर किया और मुझे वहां से जल्द निकलने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि करीब 50 साल पहले इसी गांव में एक लड़के ने एक छोटी जाति की लड़की से शादी की थी। शादी के 1 साल बाद उनका बच्चा भी होने वाला था, पर उस लड़के के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने उस लड़की और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बेरहमी से मार दिया था। तब से लेकर आज तक हम गांव में कभी भी किसी गर्भवती महिला को अकेले नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि उसी लड़की का साया किसी को भी मां नहीं बनने देता। ये सब सुनकर मैं तड़प तड़प कर रोया। मेरी जिंदगी उस 1 हफ्ते में पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। मैं आज भी हर दिन अफसोस करता हूं कि मैं राजश्री को उस गांव में क्यों लेकर गया। अगर उस गांव में नहीं जाता तो शायद आज वो मेरे पास होती।